हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। जनरल इंजीनियरिंग के लास्ट पार्ट में आपके एग्जामिनेशन से पहले आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 8 है, कुछ और क्वेश्चनों के साथ मैं आया हूँ। इसमें हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, खास करके इन्वायरमेंट से जिसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। पहला है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ लाइम इन सीमेंट। तो सीमेंट के कंपोजिशन से क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको एक बार आइडिया होना चाहिए कि कितना कितना कौन सा कंपोनेंट होता है। जिसमें लाइम का कंटेंट पूछा है, तो मैंने यहाँ पे पूरे सीमेंट के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं वो यहाँ पे लिख दिया। इसमें क्वेश्चन में जनरली ऊपर के 3 से ही क्वेश्चन पूछता है कि लाइम का कंटेंट, सिलिका का कंटेंट, एल्यूमिनिया का कंटेंट और कभी कभी आयरन कंटेंट। तो आयरन कंटेंट जनरली नहीं पूछते हैं, बट ये ऊपर के 3 कंपोनेंट काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। लाइम कितना होता है? 60 to 65%, सिलिका 17 to 25% एंड एल्यूमिना 3 to 8%। सिमिलरली आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.5 to 4। और ये क्या है? एल्कलीज है। एल्कलीज कितना होता है? 0.5 to 1.3। और सल्फेट 1 से लेके 2% के बीच में होता है। ठीक है, बट आपको इंपॉर्टेंटली ये 3 से 4 अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, पूरा याद हो जाए तो सबसे बेस्ट है, बट एटलीस्ट आपको 3 या 4 ऊपर वाले तो जरूर याद करने ही करने हैं। अब इसमें लाइम पूछा है तो ये 60 to 65% होता है। अब देखते हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। 70%। ये किसका आंसर हो सकता है? ये SiO2 सिलिका का हो सकता है। 5% कौन है? तो 5% है एल्यूमिना का, ये एल्यूमिना का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 72 आवर्स। 72 आवर्स के बाद कौन से सीमेंट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? याद रखिए सभी सीमेंट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम ही होती है, बट स्ट्रेंथ गेन रेट अलग अलग होता है। कोई सीमेंट 2 दिन में हाई स्ट्रेंथ गेन कर लेता है 80% स्ट्रेंथ, कोई सीमेंट 28 डेज में 68% स्ट्रेंथ गेन करता है। तो डिपेंड करता है कि कितने टाइम में वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, उसको बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट से। क्विक सेटिंग सीमेंट का क्या होता है काम? ये सेट बहुत जल्दी होता है। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट। तो ये 30 मिनट में हार्ड हो जाता है। अगर ओपीसी की बात करें तो 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और 10 आवर्स होता है फाइनल सेटिंग टाइम। तो इसकी फाइनल सेटिंग टाइम आप देखें तो 30 मिनट में ही है क्विक सेटिंग की, इसलिए इसका नाम है क्विक सेटिंग। सेटिंग मीन्स चेंजिंग ऑफ स्टेट फ्रॉम सेमी प्लास्टिक टू सॉलिड, और हार्डनिंग मीन्स गेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ। सिमिलरली एयर इंट्रेंड सीमेंट क्या होता है? जिसमें एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी परमेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको लाइट वेट बनाने के लिए, वो होता है एयर इंट्रेंड सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या है? जिसमें बॉक्साइट, इसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाई एल्यूमिना सीमेंट किससे बनता है? हाई एल्यूमिना सीमेंट तो बॉक्साइट प्लस लाइम प्लस आयरन। इसमें परसेंटेज पूछते हैं, इसका 40%, इसका 40% और इसका 15%। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट किन चीजों से बनता है। तो बॉक्साइट 40%, बॉक्साइट एक और है एल्यूमिनियम का, लाइम 40% और आयरन 15%। हाई एल्यूमिना सीमेंट का मेन पर्पस क्या है कि इसमें C3A प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें Ca प्रेजेंट होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की जगह मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। तो C3A प्रेजेंट नहीं, मतलब ये एसिड रेजिस्टेंस या सल्फेट रेजिस्टेंस में बहुत कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, बहुत ही हाईली रेजिस्टेंस होता है, मतलब एसिड की कोई इसमें झंझट नहीं है, सल्फेट अटैक का कोई झंझट नहीं है। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट, और इसके लिए क्योंकि इसमें हाई एल्यूमिना कंटेंट है इसलिए इसकी स्ट्रेंथ गेन रेट बहुत हाई होती है, इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा 72 आवर्स में इसी का स्ट्रेंथ गेन रेट होता है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट क्या है? जिसमें हम पोजोलाना जैसे कि फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम, मीटाक्योलिन ये सब ऐड करते हैं, फ्लाई एश और राइस हस्क ये सब ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टलैंड PPC, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। इसकी स्ट्रेंथ गेन रेट बहुत कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज यूज फॉर मेकिंग लाइट वेट कॉन्क्रीट। लाइट वेट कॉन्क्रीट के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम सिंडर यूज करते हैं। सिंडर भी बेसिकली फ्लाई एश की तरह ही होता है, जो जहाँ पे कोल, फ्लाई एश यूज होता है, कोल यूज होता है फ्यूल की तरह, उसके एस की तरह मिलता है सिंडर। और इसको हम एग्रीगेट की तरह भी यूज करते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि ये एस से बड़ा होता है साइज में। तो सिंडर क्या करता है? काफी लाइट वेट होता है, तो हम इसको यूज करते हैं लाइट वेट कॉन्क्रीट बनाने के लिए, सिंडर एज एग्रीगेट यूज करके। ठीक है, लाइट वेट एग्रीगेट क्या होता है? जिसका वेट बहुत कम होता है। जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो सेल्फ वेट को रिड्यूस करने के लिए हम लाइट वेट एग्रीगेट यूज, कॉन्क्रीट यूज करते हैं, ताकि पूरा सेल्फ वेट पूरे स्ट्रक्चर का कम से कम हो। तो दिस इज सिंडर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन स्ट्रेस एट अ कांस्टेंट स्ट्रेन इन अ मटेरियल इज नोन एज। अब क्या कह रहा है इसमें? डिक्रीज इन स्ट्रेस, क्या डिक्रीज हो रहा है? स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है और स्ट्रेन सेम है, मतलब उसकी लेंथ सेम है, उसमें कोई लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन स्ट्रेस में रिलैक्सेंस आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। और क्रीप क्या होता है? एट सेम लोड और कांस्टेंट लोड
एट कांस्टेंट लोड डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड क्रीप। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज अ ब्रिक विच इज कट इन सच अ वे दैट विड्थ ऑफ इट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे घुमा फिरा क्वेश्चन हर बार आता ही रहता है। कह रहा है कि एक ब्रिक है, उसको हमने कट किया है और इस तरीके से कट किया है कि विड्थ जो है उसका वो हाफ हो जाए फुल ब्रिक का, तो उसको हम क्या कहेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सबका डायग्राम, तो ये क्लोजर्स हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, बिवेल्ड क्लोजर, मीटर्ड क्लोजर और बैट, ये जनरली क्वेश्चन में आते हैं, ये 5 हैं जो इंपॉर्टेंट है। बैट क्या होता है कि अगर हम सीधा इसको विड्थ वाइज हाफ से कट कर देते हैं तो वो बैट कहलाता है। तो 3/4, अब कितना लेंथ, कितने लेंथ हम इसको कट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, उसको हम क्या बोलेंगे। सिंपल बैट मीन्स हाफ से उसको कट किया गया है विड्थ वाइज, 3/4 मीन्स 3/4 हमने इसको कट कर दिया, बाकी का 1/4 हमने 1/4 हमने कट कर दिया और 3/4 बचा हुआ है, तो उसको बोलेंगे 3/4। बिवेल्ड बैट क्या होता है, ओ सॉरी, ये जो है ये बिवेल्ड बैट है। बिवेल्ड बैट मीन्स इसको हम एक एंगल पे कट करते हैं, दिस इज व्हाट बिवेल्ड बैट। ये क्या है, क्वीन क्लोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वीन और खास करके किंग क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होता है, हाफ विड्थ पे हम कट कर देते हैं इसको, विड्थ वाइज सॉरी लेंथ वाइज हम इसको कट करते हैं 2 पार्ट्स में। तो अगर हम ब्रिक को लेंथ वाइज 2 पार्ट्स में कट कर रहे हैं तो क्वीन क्लोजर कहलाता है, और किंग बैट किसको कहलाता है कि हम विड्थ वाइज उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्वीन क्लोजर हो गया। किंग क्लोजर में क्या करते हैं, हाफ विड्थ का और हाफ लेंथ का पोर्शन से हम जो ये एडिशनल डायगोनल पोर्शन है इसको हम कट करके बाहर कर देते हैं, दिस इज व्हाट किंग क्लोजर। तो आपसे डिफिनेशन फॉर्म में पूछेगा कि अगर हाफ से कट किया गया है लेंथ और विड्थ दोनों, तो उसको क्या कहेंगे, किंग क्लोजर। अगर हाफ सिर्फ विड्थ वाइज इसको कट करके अलग कर दिया गया है इस तरह से और लेंथ के अलोंग, तो उसको क्वीन क्लोजर कहेंगे। बिवेल्ड क्लोजर किसको कहते हैं कि विड्थ तो यहाँ पे हाफ पकड़ लिया लेकिन लेंथ पूरा रखा, यही अगर हाफ रखता तो ये किंग क्लोजर कहलाता, अगर ये पूरा रखा है तो ये बिवेल्ड क्लोजर कहलाता है। और मीटेड क्लोजर किसको कहते हैं, यहाँ पे विड्थ को पूरा रखा है और लेंथ को हाफ रखा है, दिस इज व्हाट मीटर्ड क्लोजर। ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है बट आपको याद करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। अब देख सकते हैं इसमें क्या कह रहा है कि विड्थ ऑफ इट्स वन एंड इज हाफ दैट ऑफ द फुल ब्रिक, कि वन एंड पे विड्थ जो है वो हाफ है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे। तो हमने अभी देखा कि इसको क्या कहेंगे, बिवेल्ड क्लोजर, कि विड्थ कह रहा है, विड्थ को पूरा लिया गया है, मतलब विड्थ को हाफ लिया गया सच वे दैट विड्थ ऑफ इट्स वन एंड इज हाफ, विड्थ हाफ है और लेंथ फुल है, तो विड्थ हाफ है और लेंथ फुल है, इसको इस कट को क्या कहेंगे, बिवेल्ड क्लोजर। सो आंसर इज बिवेल्ड क्लोजर। तो बहुत ईजी हो जाता है, इस तरह से आप डायग्राम याद रखें, 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो आप इजीली समझ जाएं। नेक्स्ट है द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट्स, कि अगर प्रोजेक्ट टाइम को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए प्रोजेक्ट कॉस्ट दो तरह से होता है या फिर दो तरह के कॉस्ट से मिलकर बनता है, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट, अब देखिए इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है कि टाइम के साथ हमेशा बढ़ता है, ठीक है, ये कॉस्ट है, ये टाइम है और ये इस पे कॉस्ट, ठीक है, इस पे कॉस्ट और यहाँ पे टाइम। बट डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो एक समय पे हमें एक ऑप्टिमम टाइम मिलता है, एक समय पे हमें एक ऑप्टिमम टाइम मिलता है। अगर हम इसको कंबाइंडली ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखेगा कि एक टाइम ऐसा होता है जिसमें अगर हम ड्रॉ करें, दोनों कंबाइन करें तो हमें ऑप्टिमम टाइम मिलता है जिसमें हम कम से कम कॉस्ट में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कम लीनियर होता है, बट डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा पैराबोलिक होता है। तो अगर हमें टाइम को रिड्यूस करना है तो डिक्रीज करना पड़ेगा डायरेक्ट कॉस्ट को, इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं, इंक्रीजिंग डायरेक्ट कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीजिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बोथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंज एंड रीशेड्यूलिंग और रीप्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ गया है, इसको बोलते हैं अपडेटिंग। अगर हम चेंज कर रहे हैं या रीशेड्यूल कर रहे हैं प्लानिंग को, उसको क्या कहते हैं, अपडेटिंग। ये कई बार क्वेश्चन में आया है। नेक्स्ट है द कंस्ट्रेंट इन केस ऑफ रिसोर्स स्मूथनिंग ऑपरेशन वुड बी। तो इसमें हम क्या रखते हैं, देखिए रिसोर्स स्मूथनिंग और रिसोर्स लेवलिंग दो प्रोसेस होते हैं। रिसोर्स स्मूथनिंग मतलब जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उसको हम किस तरह से एडजस्ट करें कि बाकी फैक्टर को कंट्रोल किया जा सके, तो रिसोर्स स्मूथनिंग और रिसोर्स लेवलिंग। तो रिसोर्स स्मूथनिंग में क्या होता है कि हम कंस्ट्रेंट क्या होता है
प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम, मतलब इसमें हम टाइम को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स को चेंज कर सकते हैं, रिसोर्स को रीअलोकेट कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है उसको हम किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, बट टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट चेंज्ड। बट अगर हम दूसरा देखें रिसोर्स लेबलिंग की, रिसोर्स लेबलिंग, लेबलिंग में क्या होता है, टाइम इज वेरिएबल, तो हम टाइम को ऑप्टिमाइज करते हैं रिसोर्स को प्रॉपर एडजस्टमेंट करके, ठीक है, उसमें हम रिसोर्स को प्रॉपर एडजस्टमेंट करके टाइम को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसमें हम किसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इसमें हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है उसको, ठीक है। इसके लिए कंस्ट्रेंट क्या हो गया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम। नेक्स्ट है अपडेटिंग में रिजल्ट्स इन, अगर हम प्रोजेक्ट को अपडेट कर रहे हैं उससे क्या मिलता है, चेंज इन द क्रिटिकल पाथ, डिक्रीज इन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, इंक्रीज इन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ऑल ऑफ द अबव। तो ये बिल्कुल सही है कि अपडेट में हम क्या करते हैं, रीशेड्यूलिंग करते हैं, तो ये सभी हो सकता है इसमें, चेंज भी हो सकता है क्रिटिकल पाथ, डिक्रीज कंप्लीशन टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन रिसोर्स लेबलिंग, अभी हमने डिस्कस किया टोटल। अब रिसोर्स लेबलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले में देखा था, रिसोर्स स्मूथनिंग में, तो रिसोर्स लेबलिंग में हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म डिमांड ऑफ रिसोर्स इज अचीव्ड, तो हम इसमें रिसोर्स को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं और टाइम को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं कि टाइम को हम इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें कांस्टेंट टाइम नहीं होता, इसमें कांस्टेंट रिसोर्स होता है। इसमें आपको याद रखना है कि टाइम को हम इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं कि रिसोर्स जो भी है उसकी डिमांड यूनिफॉर्म हो, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही किसी रिसोर्स की और अगले 10 दिन के लिए बिल्कुल फ्री है, तो इसमें ऑप्टिमाइज हम टाइम को करते हैं और रिसोर्स स्मूथनिंग में हम ऑप्टिमाइज रिसोर्स को करते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है। हम इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि डिमांड जो हो रिसोर्सेज की वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द एक्टिविटी और प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल, अब ये भी क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जब कॉम्पैक्ट करते हैं तो कौन से टाइप के सॉइल के लिए कौन सा जरूरी है, तो ले देखते हैं। वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए होता है, कोहेजन लेस के लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए वाइब्रेटरी रोलर, जिससे स्पेशली फॉर सैंड। 6 फुट रोलर किसके लिए है, कोहेसिव सॉइल के लिए, जो यहाँ पे पूछा है। टेम्परिंग सभी के लिए एप्लीकेबल है, ऑल के लिए। और स्मूथ व्हील रोलर ग्रेवल के लिए, ग्रेवल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ गिवन लोड रेटिंग द ऑपरेटिंग रेडियस ऑफ क्रेन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो कह रहा है कि गिवन लोड रेटिंग के लिए ऑपरेटिंग रेडियस हम क्रेन का कैसे इंक्रीज, तो इसका आंसर है इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ बूम और आर्म, अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उससे ऑपरेटिंग रेडियस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड इज अ, सिंकिंग फंड क्या होता है कि सिंकिंग फंड एक फंड होता है जो हम रेज करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, ताकि जब बिल्डिंग का डिजाइन लाइफ खत्म हो उस समय हमारे पास इतना अक्यूमुलेट हो जाए कैपिटल, ताकि हम दूसरा स्ट्रक्चर खड़ा कर सके। सो दिस इज व्हाट सिंकिंग फंड इज, ये वही है पेंशन की तरह है, जो इंसान पेंशन की तरह पहले पैसा जमा करता रहता है और जब टाइम पूरा हो जाता है तो फिर पेंशन का पैसा हमें एज ए सैलरी मिलता है, सेम सिंकिंग फंड है स्ट्रक्चर के लिए, तो ये तरह से कह सकते हैं कि पेंशन स्कीम है स्ट्रक्चर के लिए। द फंड फॉर रीबिल्डिंग द स्ट्रक्चर व्हेन इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज ओवर, ठीक है। नेक्स्ट है द बेसिक एक्शन इन्वॉल्व इन 6 फुट रोलर, तो 6 फुट रोलर हमने अभी देखा था किसके लिए था, ये था बेसिकली कोहेसिव सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है, नीडिंग, टेम्परिंग, वाइब्रेशन एंड प्रेसिंग, प्रेसिंग वाइब्रेशन नहीं, इसमें नीडिंग होता है, जैसे आटे को गूंथते हैं वो प्रोसेस होता है इसमें। मतलब 6 फुट रोलर कैसा होता है, उसका व्हील्स सर्कुलर तो होता ही है और यहाँ पे टिथ लगे होते हैं, यहाँ पे ऐसे टिथ होते हैं, तो टिथ की वजह से क्या होता है, इनर लेयर तक कॉम्पैक्ट होता है, इनर लेयर तक कॉम्पैक्ट होता है, तो ये इनर लेयर तक कॉम्पैक्ट करता है और ये नॉर्मल लेवल को कॉम्पैक्ट करता है। सो दिस इज फाइनली कॉल्ड नीडिंग एक्शन। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल द आउटपुट ऑफ द पावर शोबल फॉर फिक्स्ड शोबल साइज विल बी मैक्सिमम, तो कौन से सॉइल पे या फिर कौन से टाइप के सॉइल पे पावर शोबल का आउटपुट मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम एक्सकवेट, तो इसका आंसर है मॉइस्ट लूम, लूमी सॉइल अगर मॉइस्ट कंडीशन में हो तो इसकी आउटपुट मैक्सिमम होगी, मतलब इसकी एक्सकवेशन वो सबसे फास्टेस्ट कर सकता है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम एक्सकवेशन पर आवर मिलेगा आपको देखने को। नेक्स्ट है फॉर गिवन एक्टिविटी द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमेटिक टाइम एंड मोस्ट प्रोबेबल टाइम, आपको गिवन है टीओ, टीपी और टीएम की वैल्यू गिवन है। द एक्सपेक्टेड टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमेटिक टाइम प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल टाइम डिवाइड बाई 6, तो आप सभी को ऐड कर दीजिए और
एवरेज निकाल लेना है। तो अब इसमें देखिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है 5, ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमेटिक टाइम कितना है 17 और मोस्ट प्रोबेबल टाइम कितना है 8। तो 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, ये आंसर मिलेगा आपको 9 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन। तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है? डिटेल्ड एस्टिमेट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बाकी सब क्या है? रफ एस्टिमेट है। रफ एस्टिमेट मतलब ये फास्टर तो है बट इसमें आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी या एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं मिलता है। हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी और कॉस्ट के लिए हम डिटेल एस्टिमेट करते हैं, जिसमें हम हर एक क्वांटिटी की क्वांटिटी फाइंड करते हैं हर एक एलिमेंट की, और फिर उसकी कॉस्टिंग करते हैं। प्लिंथ एरिया में क्या है, सिर्फ हम एरिया लेते हैं प्लिंथ का और उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टोरी वाइज, तो आपको एक एस्टिमेट मिल जाता है कि ठीक है इसमें इतना कंक्रीट लगेगा, इतना इलेक्ट्रिकल फिटिंग लगेगा, इतना आपको स्टील लगने वाला है, ये सब। नेक्स्ट है क्यूब रेट। क्यूब रेट में क्या होता है, जो क्यूबिकल एलिमेंट होते हैं जैसे कि जो जिसकी क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में आता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में आता है, उन क्वांटिटीज को यूज करके हम फाइंड करते हैं अप्रोक्सीमेट। तो इसलिए इसका नाम है रफ एस्टिमेट। तो ये सब क्या है, रफ एस्टिमेट के मेथड है। बट डिटेल्ड एस्टिमेट हमेशा क्या देता है, एकदम एग्जैक्ट आपको कॉस्ट और क्वांटिटी दे देगा हर एक मटेरियल का। नेक्स्ट है क्रिटिकल पाथ मूव्स अलोंग द एक्टिविटी हैविंग टोटल फ्लोज एट। तो क्रिटिकल हैविंग टोटल फ्लोटेज, तो देखिए क्रिटिकल पाथ क्या होता है कि वैसे एक्टिविटी के साथ ज्वाइंट करना, ये एक ऐसा पाथ जिसमें टोटल फ्लोट की वैल्यू 0 हो। ठीक है, टोटल फ्लोट की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, यही है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ में क्या होता है, हम जीरो फ्लोट वाली कौन कौन सी एक्टिविटी है उसको पहले हम चेक करते हैं, फिर वहां से एक लाइन ज्वाइन करते हैं। मतलब वो डायरेक्शन क्या डिसाइड करेगा कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटी, प्रोजेक्ट कितने टाइम में खत्म होने वाला है, और वो क्रिटिकल एक्टिविटी है मतलब उसमें हम डिले नहीं कर सकते, मतलब जितना उसमें टाइम चाहिए उतना ही टाइम अवेलेबल भी है। रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटीज बोथ आर सेम, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड जीरो फ्लोट एक्टिविटी। नेक्स्ट है विच सिस्टम ऑफ नेटवर्क गिवन बिलो कंप्लीटली एलिमिनेट्स द यूज ऑफ डमी एक्टिविटी। इनमें से कौन सा सिस्टम है जो कि डमी एक्टिविटी के यूज को खत्म कर देता है? तो ये है एक्टिविटी ऑन नोड। देखिए एक्टिविटी ऑन एरो क्या होता है, ये एरो है। तो अगर एक्टिविटी ए यहाँ पे है और ये इसके इवेंट है, ये इसके इवेंट है, जिसको कौन सा स्कीम कहते हैं, एक्टिविटी ऑन एरो। और एक्टिविटी ऑन नोड क्या हो गया कि इसमें नोड पे एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी। ठीक है, और ये एक्टिविटी का ड्यूरेशन है। तो एक्टिविटी अगर हम नोड पे यूज करते हैं तो उस केस में हमें डमी एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती है। डमी एक्टिविटी क्या होता है कि ऐसा एक्टिविटी जो टाइम और कॉस्ट कंज्यूम नहीं करता बट नेसेसरी होता है यूनिक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, कि ये काम खत्म हो जाने के बाद ही हम ये काम कर सकते हैं। मान लो ये बताना है, तो इसमें कोई कॉस्ट है, टाइम तो कंज्यूम नहीं हुआ, लेकिन ये रिलेशनशिप जरूर मेंटेन किया कि एक काम खत्म होगा, एक्सकवेशन कंप्लीट होगा तभी हम फाउंडेशन कर सकते हैं। तो इन दोनों बात को लिंक करने के लिए एक डमी एक्टिविटी होती है जो कि ये बताता है कि इस काम की कंप्लीशन के बाद ही अगला काम स्टार्ट हो सकता है, बट दिस एक्टिविटी विल नॉट टेक एनी कॉस्ट और टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एनालिसिस ऑफ रेट द प्रॉफिट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इज जनरली टेकन एज। तो जो रेट एनालिसिस करते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हम कितना लेते हैं, इट इज ऑलवेज 10%। नेक्स्ट है, इन टाइम कॉस्ट एनालिसिस द कॉस्ट स्लोप इज डिफाइंड एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। कॉस्ट स्लोप क्या होता है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। और देखिए कॉस्ट स्लोप पहले होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट स्लोप जब हम क्रैशिंग करते हैं किसी भी एक्टिविटी को, तो हमें क्या चाहिए कि कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जिसमें सबसे कम कॉस्ट लग रहा है उसकी टाइम को 1 डे या यूनिट टाइम रिड्यूस करने के लिए, ये होता है कॉस्ट स्लोप। तो कॉस्ट स्लोप में क्या होगा कि कॉस्ट, तो क्रैश कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होता है, आप इसको ऐसे याद रखें। तो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, और टाइम में नॉर्मल टाइम ज़्यादा होगा तो नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, ये होता है नॉर्मल फॉर्मूला। क्रैश टाइम माइनस नॉर्मल टाइम, नहीं सॉरी ये आंसर नहीं है, क्रैश टाइम माइनस नॉर्मल टाइम होगा, क्रैश टाइम माइनस नॉर्मल टाइम, ये क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग एक राह मिल चुके हुई आप लोगों को कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। समय की कमी की वजह से मैं इतना ही प्रोवाइड कर सकता हूँ इस समय वीडियो। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।